संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क मुख्यालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर करारा हमला बोला और आतंक के रहनुमा बने पाकिस्तान को फिर से आईना दिखाया। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया में बेहद खतरनाक है, पूरी दुनिया के लिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने जमकर आतंकवाद और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का भी जिक्र किया। 5 weeks ago, the United Nations Security Council issued a strong condemnation of a particularly horrific act of terrorism in Pahalgam. It demanded that its perpetrators be held accountable and brought to justice. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान भारत की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को भी सामने रखा और दुनिया से अपील की कि सभी को आतंक के खिलाफ भारत की तरह ही नीति अपनानी चाहिए। The larger significance of the message of zero tolerance for terrorism. The world must come together on some basic concepts. No impunity to terrorists. No treating them as proxies. वहीं बीजेपी में संगठन में बदलाव की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत 2 नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया, जबकि 4 प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान आज किया जाएगा। बीजेपी के 2 प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जबकि 4 अहम राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम का आज औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। वीपी रामलिंगम को पुदुचेरी बीजेपी का अध्यक्ष घोषित किया गया। के बेइचुआ को मिजोरम का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में पुरंदेश्वरी की जगह पीवीएन माधव नए अध्यक्ष होंगे। रविंद्र चौहान महाराष्ट्र बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। राजीव बिंदल हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। महेंद्र भट्ट को फिर से उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलेगी। तेलंगाना में आरएसएस से जुड़े एम रामचंद्र राव पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी की बैठक हुई। चुनाव अधिकारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें रविंद्र चौहान के नाम पर मुहर लगने की बात सामने आई। सूत्रों की माने तो सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत 10 बड़े नेताओं ने उनके नाम पर मुहर लगाई है, जिसके बाद आज इसका औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है। भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल अब भी बना हुआ है। हालांकि पार्टी संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए भी कई नाम सामने आए। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में कुछ नए नामों की एंट्री हुई। अध्यक्ष की रेस में सबसे पहले नंबर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम चर्चा में है। दूसरे नंबर पर मनोहर लाल खट्टर, तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जबकि इस रेस में जिस नए नाम की एंट्री हुई है वो नाम है मध्य प्रदेश बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष बीडी शर्मा। मिजोरम पुदुचेरी में कल प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान हो गया। बाकी जगह आज औपचारिक नाम की घोषणा की जाएगी। इन नामों के ऐलान के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों का जो कोरम पूरा किया जाना है वो पूरा हो जाएगा। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का शेड्यूल जारी हो सकता है। जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया चल रही है, बहुत संभव है कि 21 जुलाई को शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले ही पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाए। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा तेज हो गई है, जिसके बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बेंगलुरु पहुंचे थे और बैठक में हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि सिद्धारमैया बतौर सीएम इस साल मैसूर दशहरे का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे, जिस पर सियासत तेज हो गई है। ಈ ಸರ್ಕಾರ 5 ವರ್ಷ ಬಂಡೆ ತರ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने यह दावा किया और बताने की कोशिश की कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ हाथ उठाकर इसका ऐलान भी किया कि उनकी सरकार अगले 5 साल तक चट्टान की तरह मजबूत है। लेकिन उनके दावे पर सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि राज्य के मंत्री केएन राजन्ना ने भी दिसंबर तक बदलाव के संकेत दिए थे, जिसके बाद बीजेपी ने दावा किया था कि सिद्धारमैया इस बार मैसूर के दशहरे का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे, जिस पर सिद्धारमैया ने पलटवार किया कि सरकार को कोई संकट नहीं है,
हालांकि इस खबर और सियासी आपाधापी के बीच कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बेंगलुरु पहुंचे, जहां पर उन्होंने कर्नाटक के कांग्रेस विधायकों के साथ मुलाकात कर बैठक की, जिसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। ऐसा तब हुआ जब ये खबर सामने आई कि कर्नाटक के कई विधायक मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कामकाज से खुश नहीं है। ऐसे में जल्द ही उन्हें बदला जा सकता है। वहीं कर्नाटक में मुख्यमंत्री को बदलने को लेकर कयास इसलिए भी तेज हो गए हैं क्योंकि इसका इशारा खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिया है, जिसे लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमला बोल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से इस बात के कयास तेज हो गए हैं कि कर्नाटक में जल्द ही मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, जिन्होंने पत्रकार को दिए जवाब में कहा था, देखिए ये आला कमान के हाथ में, यहाँ कोई भी नहीं कह सकता कि आला कमान के मन में क्या चल रहा है। ये आला कमान पर छोड़ दिया गया है और आगे कोई भी फैसला लेने का अधिकार उसी के पास है, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। खड़गे ने बयान दिया तो बीजेपी ने इसे सियासी हथियार बना लिया। दावा कर दिया कि खड़गे सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, जिनके पास फैसला लेने का अधिकार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ये कहना कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये निर्धारित हाईकमांड करेगा, ये स्पष्ट करता है कि गांधी वाड्रा परिवार एक दलित प्रेसिडेंट का अपमान कर रही है और खड़गे के हाथ में कोई पावर नहीं है। मतलब खड़गे ये स्वीकार रहे हैं कि वो एक लेम डक प्रेसिडेंट है। पावर और सत्ता अपने हाथ में रखो, फेस किसी और को बनाओ। आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने पहली बार स्वीकार किया है कि जिस पोस्ट को लेकर बवाल मचा वो खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। हम टच नहीं करना चाहते हैं। आपने पता करवाया किसने किया था ये? नहीं, हम नहीं किया था, इस बात को हम आपको बता रहे हैं। आपने खुद किया था? हमने खुद किया था। ठीक है। और हम इस चीज पे अभी फोकस नहीं करना चाहते हैं। तो बाद में आपने क्यों कहा कि आपका आईडी हैक कर दिया गया है जब आपने खुद ही किया था? तो सिचुएशन कुछ थे उस समय, माहौल कुछ और था। बड़ी जनता पे सुंदर फोकस कर रहे तस्वीरें भी आपकी वायरल हुई थी, जिसके बाद लोगों ने मुझसे कहा कि जब भी आप तेज प्रताप जी से मिलेगा पूछिएगा कि वो तस्वीरें सच हैं या झूठ हैं। तस्वीर में जो होगा वो आप देखे ही होंगे। तस्वीर मुझे तो अच्छी तस्वीरें लगी थी। अब जो भी लगा होगा आपको तस्वीर, खिंचवाई तो आपने ही होंगी ना, कैमरामैन आपने रखा होगा, खिंचवाई आपने होंगी। वो ठीक है, हमने खिंचवाया था। हमारे साथ बहुत सारे लोग फोटो खिंचाते हैं, हमारे साथ तो फोटो बहुत सारे लोग खिंचाते हैं। लेकिन उसमें बहुत व्यक्तिगत रिश्तों वाले फोटोग्राफ थे। हाँ, उसमें थे फोटोग्राफ, लेकिन उस मैटर को अभी हम नहीं बोलना चाहते हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में तेज प्रताप ने पार्टी में कुछ जयचंदों के होने की बात भी कही और कह दिया कि बड़ा भाई होने के नाते उन्हें वनवास जाना पड़ा है। आपकी लड़ाई तेजस्वी यादव से है या संजय यादव से है? नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं। जो हमसे लड़ेगा मेरी लड़ाई उससे हो जाएगी, लेकिन हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। तेजस्वी जी से क्या लड़ाई होगी हमारी? हमारे भाई हैं, वो छोटे भाई हैं, उनसे क्यों लड़ाई होगी? महत्वाकांक्षा आड़े आ रही होगी ना कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हम इतना लोभी नहीं कि हमको कुर्सी चाहिए, हमको बैठना चिपके रहना है कुर्सी में। हम इतने लोभी नहीं हैं। बड़े बेटे तो आप ही हैं। वो बड़े बेटे हैं वो अलग की बात है। राम जी भी तो बड़े थे, लेकिन वो 14 वर्ष का क्या हुआ, वनवास हुआ ना जी, मिला ना। समझिए कि हम वनवास में हैं। आपको लग रहा है कि लालू जी ने जो फैसला किया आगे आने वाले वक्त में उनको पछतावा होगा इस बात पर? देखिए, क्या पछतावा हुआ नहीं होगा, हुआ हमारे पिता हैं, उनका जो भी आदेश होगा वो सर आंखों पे होगा। जो भी चीज़ वो हमारे लिए करेंगे अच्छा करेंगे। कभी पुत्र का पिता जो होते हैं वो बुरा कभी नहीं करते। कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप के मामले से ममता सरकार टेंशन में है, जिसने अब एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है, जहां तीनों ही आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ हुई गैंगरेप की वारदात से सियासी पारा चढ़ गया है। निशाने पर ममता सरकार है। ऐसे में अब ममता सरकार ने भी इस मामले में एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसके तहत आरोपी मनोजीत मिश्रा को नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी के दोनों आरोपियों को कॉलेज से निकाल दिया गया है। कॉलेज कैंपस में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है।
कॉलेज गवर्निंग बॉडी की तत्काल बैठक बुलाई गई है। वहीं मामले की जांच में जुटी एसआईटी की टीम को अहम सुराग मिले हैं, जिससे साफ हो रहा है कि वारदात सोची समझी साजिश थी और आरोपियों की पीड़ित लड़की पर लंबे वक्त से नजर थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी मनोजीत, जैद और प्रोमित का पुराना इतिहास रहा है। कॉलेज की लड़कियों के यौन उत्पीड़न का इतिहास रहा है। तीनों यौन उत्पीड़न की वारदात मोबाइल में रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 जुलाई को पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। मेरे ठीक सामने यहाँ पर गाड़ियों की लाइन है। अब इन गाड़ियों का जो नंबर प्लेट है, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि इन गाड़ियों पर किस तरह से नंबर प्लेट लगा हुआ है। इन नंबर प्लेट को जो दाईं ओर में आपको एक कैमरा दिखाई दे रहा है, छोटा सा कैमरा है, लेकिन ये बेसिकली ANPR कैमरा है, जिसको हम लोग ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा बोलते हैं। ये जो छोटा सा कैमरा है, ये जब गाड़ियां यहाँ पर आएंगी इस पेट्रोल पंप के ऊपर, तो इनका जो नंबर है उसे बेसिकली एक बार ट्रैक करेगा, ट्रेस करेगा और उसके आधार पर गाड़ी की जो उम्र है उसको अपने डेटाबेस में चेक करेगा। अब यहाँ पर ट्रैकिंग होने के बाद ये जो सामने स्पीकर लगा हुआ है, ये जो आपको सामने स्पीकर दिखाई दे रहा है, इस स्पीकर पर आवाज आ जाएगी कि ये गाड़ी 10 साल या 15 साल से कम है या फिर उससे ज्यादा। अगर गाड़ी की उम्र हो चुकी होगी तो इसी स्पीकर पर आवाज आ जाएगी कि इस गाड़ी की उम्र ज्यादा है और इसको तेल नहीं देना है। तो ये पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो फिर आज से आपको जो है वो आगे रियायत मिलने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा के लिए जो पहला जत्था है वो कल से रवाना हो जाएगा। 38 दिनों की यात्रा है। क्या खास इंतजाम किए गए हैं, दिखाते हैं आपको। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू बेस कैंप में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था कल रवाना किया जाएगा। ऐसे में कई सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। कल बेस कैंप से पहला जत्था रवाना होगा। 3 जुलाई से पवित्र गुफा के दर्शन शुरू होंगे। 10 अगस्त तक पूरा यात्रा मार्ग नो फ्लाइंग जोन रहेगा। यात्रियों के लिए कई लेयर की सिक्योरिटी तैनात की गई है। केंद्रीय बल, पुलिस और स्पेशल फोर्स तैनात की गई है। हर संदिग्ध व्यक्ति की बारीकी से जांच की जा रही है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने नए यात्री निवास का भी उद्घाटन किया। ये भवन एक श्रद्धालु की ओर से अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दान किया गया है, जिसमें 1300 से ज्यादा श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले के 2 महीने बाद अमरनाथ यात्रा का समय आ गया और श्रद्धालुओं में इस यात्रा को लेकर जोश भी देखने को मिल रहा है, जहां सोमवार से ही यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के साथ भक्तों ने कश्मीर में सनातन की ऊर्जा पैदा की। घंटों लाइन में लगे लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। बस किसी तरह रजिस्ट्रेशन करवाकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए ये जाना चाहते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से बदइंतजामी की भी तस्वीर देखने को मिली, लेकिन सरकार पूरी व्यवस्था रखने का भरोसा दे रही है। जहाँ पर प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है कि यात्रीगण यहाँ आए हैं उनका ध्यान दिया जाए। हुकूमत को जो भी इक़दाम उठाने थे अरेंजमेंट के हिसाब से और तैयारी करने के लिए वो हमने की है। इन घरों की हालत ऐसी हो गई है जैसे ये घर किसी भी पल भरभरा कर गिर सकते हैं। तस्वीरों में घर के नीचे बड़ा गड्ढा देखा जा सकता है। मिट्टी पूरी तरह से खिसक चुकी है।
हालात को देखते हुए प्रशासन ने इन घरों को खाली करा लिया है, जिससे इन घरों में रहने वाले लोग खासा परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रकृति के साथ छेड़खानी की जा रही है, जिससे इन घरों में दरारें आ गई हैं और दर्जनों घर खतरे में हैं। NH 154 के रोड के निर्माण के लिए मेरी भूमि जो है सरकार ने अधिग्रहण में ली थी। उसके बाद जो है गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ पे कटिंग कराई। आप देख सकते हैं ये जो कटिंग है, कटिंग से ज़्यादा कटिंग होने के कारण ये जो है मेरा मकान नीचे आ चुका है। जिन लोगों के घरों में दरारें आई, वो लोग अब सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हिमाचल में भारी बारिश के बाद 5 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई और बिल्डिंग ऐसे गिरी जैसे कोई खिलौना हो। महज 5 सेकंड में 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। बिल्डिंग गिरने का ऐसा भयानक वीडियो सामने आ गया जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। वीडियो में दिखा कि तेज आवाज आई और फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। प्रधान जी है, स्थायी निवासी है, मौके पे पहुंच गए हुए हैं। बिल्डिंग का कोई नामो निशान नहीं है और जो भी है वो आपके सामने है। हादसे के बाद वहां चारों तरफ बिल्डिंग का मलबा फैल गया। जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को अपनी आंखों के सामने गिरते देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये जितना भी है ये देखिए आप, बिल्डिंग का नज़ारा जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बिल्डिंग गिरने की ये घटना शिमला के भट्टा कुफर माठू कॉलोनी में हुई। हालांकि गनीमत रही कि प्रशासन ने इस बिल्डिंग को रविवार रात ही खाली करा लिया था और सोमवार सुबह करीब 8 बजे ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। अगर इस बिल्डिंग को खाली कराने में प्रशासन ने जरा भी लापरवाही दिखाई होती तो अब तक यहाँ पर जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। यूपी में भी आसमानी आफत लगातार जारी है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और अमेठी, गाजियाबाद, जालौन समेत कई जिलों में तो सरकारी दफ्तर जलमग्न हो चुके हैं। यूपी के सहारनपुर में 3 दिन से बारिश जारी, जिससे शहर हो या गांव, हर जगह पानी भर गया है। कई जगह पेड़ गिर गए हैं। बरसाती नदियां भी उफान पर हैं, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से हालात पानी पानी है और लोगों की मुश्किल बढ़ी हुई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी बारिश ने कहर मचा रखा, जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, घरों में पानी घुस गया है। लोग बाल्टियों के जरिए पानी बाहर निकालने की कवायद में जुटे हैं। बताने की जरूरत नहीं कि लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किल में इजाफा हो गया है। वहीं वाराणसी में भी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। प्रमुख चौराहों में से एक गोदौलिया का भी यही हाल है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और जलभराव की वजह से लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश ने तांडव मचा रखा है। इलाके के इलाके पानी में डूब चुके हैं, जिससे जनजीवन यहां अस्त व्यस्त हो चुका है। ये तस्वीर यूपी के अमेठी की है, जहां सरकारी दफ्तर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। कोतवाली हो या तहसील या फिर रजिस्ट्री ऑफिस, सभी दफ्तरों में कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे एक बार फिर नगर पालिका की पोल खुल गई है। लगातार हुई बारिश के बाद जिस तरह जलभराव हुआ, उससे लोगों की मुश्किल बढ़ गई। लोगों को कहीं आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के गाजियाबाद का भी यही आलम है, जहां मामूली बारिश ने व्यवस्थाओं की सच्चाई सामने लाकर रख दी। गाजियाबाद के देहात जोन का मुरादनगर थाना पानी में डूब चुका है। थाने में आने जाने के लिए ईंट लगाई गई। पुलिस कर्मी जूते उतार कर काम कर रहे हैं। फरियादी भी परेशान है। तस्वीरें बता रही हैं कि शुरुआती मानसूनी बारिश में ही गाजियाबाद का हाल बेहाल हो चुका है। अब आपको यूपी के जालौन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सीजन की पहली बारिश में ही उरई के आबकारी विभाग का दफ्तर स्विमिंग पूल बन गया। कर्मचारी दफ्तर के बाहर बैठे नजर आ रहे हैं। कामकाज ठप पड़ गया। उरई में कई जगह जलभराव की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं।